तो कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों सभी लोग? आप लोग कैसे हैं? तो स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एसएसटी बाई अनुपम सर पे। तो मैं आपको सीडीपी पढ़ाती हूँ, मेरा नाम है पूनम और आज जो हम बाल मनोविज्ञान में पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे बाल विकास की अवस्थाएँ। पूरा डिटेल से इसे कवर करेंगे तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। तो बिना समय गँवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में। आज हम पहले ये देखेंगे कि बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। बाल विकास की अवस्थाएं आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे, बाल विकास की अवस्थाएं। क्या पढ़ेंगे आज? बाल विकास की अवस्थाएं यानी कि स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। आगे देखते हैं पहली जो अवस्था होती है बाल विकास की, बालक के विकास की जो पहली अवस्था होती है, यानी कि बालक का विकास शुरू कहाँ से होता है। हमने वृद्धि और विकास का जब चैप्टर क्लियर किया था तो हमने ये बताया था कि जो बालक का विकास होता है वो जन्म के पूर्व से ही प्रारंभ हो जाता है ना। तो आज यही देखेंगे कि बालक का विकास की जो अवस्था है वो क्या है, जो जन्म के से पूर्व प्रारंभ होता है उसको क्या कहते हैं। तो जो एक पहली अवस्था है बालक के विकास की वो है प्रसव पूर्व अवस्था। क्या है? प्रसव पूर्व अवस्थाएं। तो ये जो प्रसव पूर्व अवस्था है, ये देखिए, ये अवस्था जो होती है माँ के गर्भाधान से शुरू होती है। कहाँ से शुरू हो जाती है? माँ के गर्भ से शुरू हो जाती है। आप देख भी पा रहे होंगे बच्चा कहाँ है? माँ के गर्भ में है, लेकिन इसका विकास धीमे धीमे होता है ना। पहले मतलब बहुत छोटा-सा एक वो होता है, उसके बाद धीमे-धीमे उसके हाथ बनते हैं, पैर बनते हैं, हार्ट बीट आती है ना? फिर धीमे-धीमे चेहरा विकसित होता है, आँख, नाक, कान। तो ये क्या है? विकास ही तो है। ये विकास क्या है? ये विकास ही तो है, तो धीमे-धीमे करके प्रारंभ होता है। यानी कि प्रसव पूर्व अवस्था बोलते हैं। इसमें क्या होता है? बालक यह अवस्था में माता के गर्भाधान से शुरू हो जाता है। ये विकास क्या होता है? बालक का माता के गर्भाधान से शुरू हो जाता है। उसी को हम कहेंगे प्रसव पूर्व अवस्थाएँ। इसमें देखिए ये है क्या? प्रसव पूर्व अवस्था में शिशु माँ के गर्भ के अंदर विकसित होता है। कहाँ? माँ के गर्भ के अंदर विकसित होता है। आगे देखिए, और प्रसव पूर्व विकास के 3 अलग-अलग चरण होते हैं। क्या होते हैं? 3 अलग-अलग चरण होते हैं। यानी कि बालक क्या होता है पेट में? 9 मंथ का होता है, तो 3-3 करके आप डिवाइड कर लीजिए उसे, है ना? तो 3 क्या होते हैं? 3 चरण होते हैं इसके। ये 3 चरणों से गुजर कर एक परिपक्व हो जाता है। प्रसव पूर्व अवस्था बच्चे के विकास की प्रक्रिया है, जो कि जन्म से पहले 38 सप्ताह की अवधि के दौरान होती है। जन्म से पहले 38 सप्ताह की अवधि के दौरान होती है। ये क्या चलती है? 38 सप्ताह 38 हाँ, जन्म से पहले 38 सप्ताह, यानी कि जन्म के पहले जो 38 सप्ताह है उसके दौरान ये सप्ताह की अवधि चलती है। अगर इस स्टेज देखी जाए तो ये कब होती है? देखिए 9 महीने, या अगर डे में अगर पूछे तो 280 दिन, डे में पूछे तो 280 दिन, महीने में पूछे तो 9 महीने, और सप्ताह में अगर पूछे तो 38 सप्ताह। सप्ताह में पूछेगा तो 38 सप्ताह बताएंगे, है ना। अगला आगे देखते हैं। अगला क्या है? अगली कौन सी अवस्था है हमारी? अगली कौन सी अवस्था होगी? दूसरी जो अवस्था होगी वो हमारी सहसावस्था। क्या? सहसावस्था हो जाएगी। ये जो जन्म से लेके 2 वर्ष तक चलती है। क्या? जन्म से लेके बालक के 2 वर्ष तक होती है, उसे हम कौन सी अवस्था बोलते हैं? उसे हम कहते हैं सहसावस्था। क्या? कौन सी अवस्था? सहसावस्था कहते हैं। देखिए सहसावस्था में क्या होता है? सहसावस्था होती क्या है? सहसावस्था से तात्पर्य है बच्चे के विकास के पहले 2 वर्ष से है। क्या? विकास के 2 वर्ष से है, और जन्म से लेके 2 वर्ष तक है, जिसमें बच्चा जन्म के बाद तेजी से बढ़ता है। क्या? तेजी से बढ़ता है। यह विकास की एक महत्वपूर्ण अवधि है, जिसमें बच्चा बैठना, रेंगना, खड़ा होना आदि सीखता है। रेंगने शब्द से अर्थ है कि ना तो बैठ रहा है, ना तो चल पा रहा है, यानी कि वो पंजों से, आपने देखा होगा छोटे-छोटे बच्चे जो हैं सभी के घरों में होते हैं, तो आपने देखा होगा वो केवल रेंगते हैं, मतलब खिसकते हैं, ज़मीन में केवल 2 पैरों से खिसकते रहते हैं। तो उनका क्या है? प्रारंभ हो जाते हैं, जिसमें बच्चा क्या होता है? मतलब स्टार्टिंग जो होती है बच्चों की वो कैसे होती है? बैठना, रेंगना, खड़ा होना आदि सीखता है। किस अवस्था में? सहसावस्था में, जो जन्म से लेके 2 वर्ष तक होती है सहसावस्था। आगे आगे ये देखिए, इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ये जो है ये नोट करके दिया हुआ है। कहीं-कहीं आपको 6 वर्ष या 5 वर्ष भी देखने को
मिलता है। कहीं-कहीं अच्छा क्या है, किसी-किसी बुक में या किताब में बहुत जगह आपको देखने के लिए मिलेगा। कभी-कभी एग्ज़ाम में ऑप्शन भी यही दिया रहता है, कहीं-कहीं ऑप्शन होता है कि 2 वर्ष ऑप्शन में ही नहीं दिया रहता। वहाँ पर 5 वर्ष या 6 वर्ष देखने के लिए मिलेगा, तो आप इसको टिक करेंगे। जब आपको ऑप्शन 2 वर्ष नहीं मिले, तो आप 5 वर्ष या 6 वर्ष आपको देखने के लिए मिलेगा, तो आप मानेंगे शैशवावस्था 5 या 6 वर्ष, जन्म से 5 या 6 वर्ष तक मानेंगे। अगर आपको 2 वर्ष दिख रहा है ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन आप यही मानेंगे, क्योंकि देखने को मिलता है, क्योंकि क्या है, लेकिन एनसीईआरटी में क्या मिलता है, एनसीईआरटी के मुताबिक 2 वर्ष है, क्योंकि क्योंकि सीटेट ज्यादातर आंसर किसके मुताबिक मानता है, एनसीईआरटी के मुताबिक मानता है, इसलिए एनसीईआरटी में 2 वर्ष दिया हुआ है, इसलिए हम इसको 2 वर्ष मान के चलते हैं। और अगर ऑप्शन में 2 वर्ष नहीं दिया है, तो आप 6 वर्ष या 5 वर्ष मान के चलते हैं। इसलिए आप नोट करके इस चीज को कहीं लिख लीजिएगा कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग फिर हम आंसर चुनते हैं, है ना। तो ये क्या है, हमारी शैशवावस्था, जो जन्म से लेके 2 वर्ष तक चलती है ना। इसमें बालक क्या है, बैठना, रेंगना, खड़ा होना आदि सीखता है। अगला देखते हैं, अगली कौन सी अवस्था, अगली है शैशवावस्था की कुछ विशेषताएं। शैशवावस्था अभी तक देख लिया, शैशवावस्था क्या होता है, उसकी एज के बारे में पढ़ लिया, कितने से कितने वर्ष तक होती है ना। अब देखते हैं शैशवावस्था में बालक क्या क्या करता है, बालक की जो क्रिया होती है वो शैशवावस्था में क्या क्या होती है, ये देखते हैं। इसकी विशेषताएं के बारे में पढ़ते हैं। इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर होता है। किस पर, माता पिता पर, क्योंकि छोटा बच्चा है, 2 वर्ष का बच्चा अपने आप कुछ भी नहीं कर पाता है ना, तो वो किस पे निर्भर होता है, माता पिता पे निर्भर होता है। उसका व्यवहार जो है, मूल प्रवृत्तियों से क्या मतलब है, रोना, भूख लगना, अगर उसको आनंद आता है तो वो हंसता है, यानी कि अपने विचारों को वो व्यक्त नहीं कर सकता, वो उनसे, जैसे उसे खिलाओ तो वो हंसता है, यानी कि उसे अच्छा लग रहा है, वो आनंद महसूस कर रहा है, तो वो किस चीज से व्यक्त करता है, हंस के, यानी कि उसकी मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। भूख लगी है तो रोके, भूख लगी है तो क्या करेगा, चिल्लाएगा या रोएगा। भूख लगी तो क्या, भूख अगर लगी है तो किससे व्यक्त करेगा, रोकर व्यक्त करेगा। किससे व्यक्त करेगा, रोकर व्यक्त करेगा। खुशी हो रही तो किससे करेगा, हंस कर करेगा, है ना। तो उसकी मूल प्रवृत्तियों से है। अच्छा, मूल प्रवृत्तियां जो है मैकडूगल ने दिया है 14, कितनी प्रवृत्तियां, 14 मूल प्रवृत्तियां मैकडूगल ने बताया है। क्या, मैकडूगल, इसके बारे में हम अगले बहुत जब क्लास करेंगे, प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ेंगे, तो हम मैकडूगल को पूरा कवर कर लेंगे। मैकडूगल, यहाँ पर ये नोट कर लीजिए, मैकडूगल, है ना, मैकडूगल 14 प्रवृत्तियां बताई हैं इन्होंने, है। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे बहुत डिटेल से मैकडूगल के बारे में। अभी इतना जान लीजिए कि 14 प्रवृत्तियां जो है वो मैकडूगल ने दी है। और जो बच्चा होता है, जो शैशवावस्था में जो बच्चा रहता है, वो क्या होता है कि अपनी जो विचार हैं उनको मूल प्रवृत्तियों के माध्यम से आधारित होती हैं और मूल प्रवृत्तियों से ही व्यक्त करता है। आगे देखिए, तेज शारीरिक मानसिक अधिगम की अवस्था है ना। शारीरिक और मानसिक अधिगम, ये मतलब जो तेज होता है वो बहुत ज्यादा होता है, शारीरिक भी और मानसिक भी तेज होता है। इसमें क्या है, अगला देखिए, अगला पॉइंट है हमारा, इसमें नैतिकता का अभाव होता है। क्या नैतिकता, बच्चे को क्या पता है क्या सही क्या गलत, है ना। छोटे बच्चों को क्या पता क्या सही क्या गलत, उसने कोई चीज पाई तोड़ दी, उसे नहीं पता इससे तोड़ना है नहीं तोड़ना कुछ, उनको केवल खेलने से मतलब है, उनको केवल अपने आप से मतलब है ना। ये क्या है, अगला पॉइंट देखते हैं, प्राथमिक सामाजिकरण, है ना। प्राथमिक सामाजिकरण की प्रक्रिया इसी अवस्था में होती है ना। अगला पॉइंट देखते हैं, इस अवस्था में बालक के विकास की गति सबसे तीव्र होती है। बालक के विकास की गति क्या होती है, सबसे ज्यादा तीव्र होती है ना। इसमें जो बच्चा देखेगा, जो अनुकरण करेगा, है ना, इसे अनुकरण की अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुकरण की अवस्था भी कह सकते हैं, कि इसमें बच्चा जो देखेगा वही करेगा, जैसा आप कर दो वही करेगा वो बार बार, है ना। तो इसमें क्या, सीखने की गति जो होती है, बालक के विकास की सीखने की भी गति क्या होती है, तीव्र होती है। अगला पॉइंट कह रहा है हमारा, आत्म प्रेम की भावना होती है शैशवावस्था में, आत्म केंद्रित होता है, स्वर केंद्रित होता है, नर्सिज्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। यही देखने को मिलता है कि कोई कभी कहीं कहीं पूछ लेता है, नर्सिज्म की अवस्था भी कहते हैं। क्या, नर्सिज्म की अवस्था किस अवस्था को कहते हैं, तो वहां ऑप्शन रहता है शैशवावस्था। तो ये नर्सिज्म की जो अवस्था है वो शैशवावस्था को कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ना। आत्म केंद्रित होता है, यानी कि अपने आप से उसे मतलब होता है ना। उसे अपने आप से मतलब, उसे कोई चीज चाहिए, कोई चीज देख ली तो जिद कर गया, रो रहा है, मतलब मुझे चाहिए तो चाहिए ये, है ना। तो उसे केवल अपने आप से मतलब होता है। स्वर केंद्रित होता है, आप बुलाइए कोई भी चीज बोलेगा, बार बार क्वेश्चन करेगा,
है ना? तो ये क्या है, अगर बोल पा रहा है तो क्वेश्चन करेगा, नहीं बोल पा रहा है तो अपनी बात को कहने की कोशिश करता है, हर चीज़ पे कहेगा, भले उस कोई चीज़ समझ में हमारे आए या ना आए, उसको बात करनी है ना? तो अगला पॉइंट देखते हैं। हाँ, तो अगला जो है, अगली अवस्था जो है हमारी, वो है पूर्व बाल्यावस्था। क्या है? पूर्व बाल्यावस्था हमारी है। ये कब से कब तक रहती है? 2 से 6 वर्ष तक। 2 से 6 वर्ष शैशवावस्था, जन्म से लेके 2 वर्ष, ये क्या है? 2 से 6 वर्ष तक रहती है, जिसे हम कह सकते हैं पूर्व बाल्यावस्था, है ना? पूर्व बाल्यावस्था बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को लिए मिले हैं पूर्व बाल्यावस्था से। ये कब से कब तक होती है? 2 से 6 वर्ष तक होती है। इसमें क्या होता है? पूर्व बाल्यावस्था में खिलौने की आयु है। क्या? खिलौने की आयु। इसमें बच्चा बहुत खेलने पर ज़्यादा डिपेंड रहता है, इसलिए हमें इसे कहते हैं खिलौने की आयु, क्योंकि ज़्यादातर समय बच्चे अपने खिलौनों में लगे रहते हैं। ये खिलौनों बच्चों को शिक्षित करने में सहायक होते हैं, और खिलौने उनकी खेल गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण तत्व है। जबकि उत्तर बाल्यावस्था में खेल की आयु, उत्तर बाल्यावस्था को हम क्या कहेंगे? खेल की आयु कहा जाता है, क्योंकि इस आयु में खेल मुख्य गतिविधि बन जाता है। क्या? खेल मुख्य गतिविधि। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, अगर खिलौनों की आयु पूछ रहा है, खिलौनों की आयु पूछ रहा है, तो पूर्व बाल्यावस्था जो 2 से 6 वर्ष तक चलती है, और खेल की आयु अगर पूछ रहा है, क्योंकि इसमें बच्चा क्या है? इसमें बच्चा क्या है? खेल की आयु इसे कहा जा सकता है, खिलौनों की आयु भी कह सकते हैं। इसमें खेल क्या है? मुख्य गतिविधि पर आधारित हो जाता है, गतिविधि बन जाता है, और इससे महत्वपूर्ण गतिविधियों का महत्वपूर्ण तत्व है। यहाँ कहते हैं खिलौने उनकी यहाँ एक पॉइंट था ना, देखिए खिलौनों से लगे रहते हैं। ये खिलौने बच्चों को शिक्षित करने में काम देते हैं, कि अगर आप चाहो उन्हें खेल से बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हो, बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज दे सकते हो, है ना? खेल की मदद, क्योंकि उन्हें खेलना ही इस एज में उनको खेलना ही सबसे ज़्यादा पसंद आता है ना? तो खेल में हम बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। आगे देखिए, ये देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बच्चे खेल रहे हैं। तो जो हमारी पूर्व बाल्यावस्था है, वो क्या है? खेल की आयु कही जाती है। चलिए आगे देखते हैं, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषताओं। पूर्व बाल्यावस्था की विशेषताओं के बारे में देखते हैं। पॉइंट क्या कह रहा है? इस अवस्था में जिज्ञासा ज़्यादा होती है। क्या? इस अवस्था में जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है बच्चे में। इस अवस्था में टॉय एज भी कहते हैं, जैसे कि खेल की आयु इसे कहते हैं। तो टॉय एज भी कहते हैं, ये शब्द भी कहीं-कहीं देखने को मिलता है। जैसे खेल की आयु नहीं लिखा रहा तो टॉय एज लिख देंगे, है ना? तो यह अगला पॉइंट कह रहा है, ये भाषा सीखने के लिए संवेदनशील चरण माना जाता है ना? इसमें बच्चे को जैसी भाषा आप सिखा देंगे, जैसा बोलना सिखा देंगे उसको, वैसा वो सीख जाएगा, है ना? आगे देखते हैं, इस अवस्था में बच्चा काल्पनिक होता है, काल्पनिक चीज़ें वाले एक्टिव रूप से भाग लेता है। ये यहाँ पर समझिएगा ज़रा, एक्टिव रूप से भाग लेता है, कल्पनाशीलता। इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशीलता एवं एक्टिव रूप से भाग लेता है। कल्पनाशीलता से क्या मतलब है इसमें? कल्पनाशीलता से इसमें मतलब है कि जैसे बच्चा कल्पना कर ले, हैं, मैं राजा बन जाता हूँ, तुम रानी बन जाओ, है ना? छोटे-छोटे बच्चे खेलते हैं ना ऐसा गेम खेलते हैं ना ऐसा, तो मैं राजा बन जाता हूँ, तुम रानी बन जाओ, है ना? मतलब वो कल्पना कर रहे हैं, है ना? मैं मम्मी बन जाता हूँ, पापा बन जाओ, गुड़िया का खेल, यानी कि वो कल्पना कर रहे हैं कि ऐसे हम हैं। ये मतलब हमारे ऊपर ही ये चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसे खेल खेलते हैं, इसलिए एक्टिव रहते हैं, कल्पनाशीलता वाले एक्टिव रूप में भाग लेते हैं, है ना? तो ऐसी चीज़ें समझ में आया? तो ये अगला पॉइंट देखिए, इसे खिलौने की अवस्था कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? खिलौनों की अवस्था कहते हैं। अगला देखिए, अगला जो है हमारा, वो मध्य बाल्यावस्था। क्या? मध्य बाल्यावस्था, या इसी को अगर कहीं-कहीं पूछ लेता है बाल्यावस्था से। अभी क्या था? पूर्व बाल्यावस्था। इससे पहले क्या था? 2 से 6 वर्ष क्या था? पूर्व बाल्यावस्था। ये क्या है? मध्य बाल्यावस्था है। इसे हम बाल्यावस्था के रूप में भी जानते हैं, जैसे 6 से 11 वर्ष। क्या? 6 से 11 वर्ष जो होगी, ये अवस्था की एज क्या होगी हमारी? 6 से 11 वर्ष। इसमें क्या है? मध्य बाल्यावस्था स्कूल के वर्ष। क्या है? स्कूल के वर्ष। यह अवधि 6 से 12 वर्ष की आयु तक फैली हुई है। इस आयु में के बच्चे विभिन्न प्रकार के कार्यों में तार्किक सोच, तर्क और समस्या को सुलझाने में सक्षम हो जाते हैं। ठोस ठोस
यह वास्तविक दुनिया की घटनाओं और अनुभवों के बारे में तार्किक रूप से सोचने और की क्षमता इस चरण की पहचान है। इसमें क्या होता है, बच्चों की तार्किक सोच विकसित होती है और समस्या को समझने लगते हैं धीमे-धीमे। ठोस या वास्तविक दुनिया की घटनाओं और अनुभवों के बारे में तर्क रूप से सोचने की क्षमता इनमें विकसित हो जाती है। जैसे कि जो घटनाएँ हो रही हैं उसे देख के समझ जाएँगे, हाँ, ये लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है ना? जो मतलब उनके वातावरण के आस-पास की चीज़ें हैं सोचने लायक, वो उसे सोच के समझने लगते हैं, है ना? तो ये देखिए, ये हमारा क्या है, इसे हम कहेंगे मध्य बाल्यावस्था। क्या? मध्य बाल्यावस्था, जो 6 से 11 वर्ष तक होती है। इसकी विशेषताएँ देख लेते हैं। मध्य बाल्यावस्था की अगली विशेषताएँ क्या है हमारी? मध्य बाल्यावस्था की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। पॉइंट कह रहा है, पहला पॉइंट है हमारा, इसे आरंभिक स्कूल की आयु कहा जाता है ना? जैसे कि पीछे देखिए 6 वर्ष से 11 वर्ष तक, यानी कि बच्चा स्कूल जाने लगे, 5 वर्ष के बाद बच्चा स्कूल जाने लगता है। अब तो बच्चा नर्सरी में ही जाने लगता है, वो 3 वर्ष से ही लोग भेजने लगते हैं। लेकिन जो वास्तविक होती है, जैसे कि आप, हाँ, पूर्व माध्यमिक या प्राथमिक विद्यालय में जो बच्चे की एज है एडमिशन की, वो हम माने तो वो 5 वर्ष से ही ले जाती है। अगर 5 वर्ष से बच्चा नीचे है 6 वर्ष से, तो उसको हम लोग नहीं लेते हैं। मतलब उनका एडमिशन करना अलाउ नहीं होता हमें। तो ये देखिए, अगर इससे छोटे हैं तो वो आंगनवाड़ी में चले जाएँगे। किसमें जाते हैं? आंगनवाड़ी में जाते हैं। जैसे कि प्राइवेट विद्यालयों में नर्सरी चलता है, तो इसमें बेसिक में क्या है कि आंगनवाड़ी चलता है, तो उसमें जाएँगे। लेकिन जो 1 से बच्चे का एडमिशन होगा जो प्राथमिक विद्यालय में, वो 6 वर्ष की आयु में ही होता है? तो आगे देखते हैं, इसकी विशेषताओं में ये है, इसे आरंभिक स्कूल की आयु कहा जाता है। आरंभिक स्कूल की आयु कहा जाता है। अगला पॉइंट है, इसे गंदी अवस्था भी कहते हैं, इसे डर्टी एज, इंग्लिश में कहेंगे डर्टी एज भी कहा जाता है। इसे स्फूर्ति की अवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे स्फूर्ति की अवस्था भी कहेंगे, है ना? इसमें बच्चे में बहुत ज़्यादा स्फूर्ति होती है। 6 से अरे इतनी होती है कि पूछो मत, तुम्हें तो परेशान कर लेंगे क्लास में, स्कूल में, मतलब किसी की सुनते ही नहीं वो। नए-नए आते हैं तो बिल्कुल नहीं सुनेंगे, दिमाग खा जाते हैं पूरा दिन में, है ना? और परेशान भी बहुत करते हैं, और कुछ बच्चे बहुत एक्टिव भी होते हैं, पता है? स्फूर्ति इतनी ज़्यादा होती है, तुम उन्हें वर्क दो और गया, मतलब सीट में बैठा और 5 मिनट में मैम जी हो गया, दोबारा दो, फिर मैम जी हो गया, दोबारा दो, है ना? तो बहुत ज़्यादा स्फूर्ति होती है बच्चों में। इस खेल की अवस्था, इसे क्या कहते हैं? खेल की अवस्था। पिछला क्या था? खिलौनों की आयु कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, सहसावस्था जो हमने पढ़ी, उसमें क्या था? खिलौनों की आयु, है ना? पीछे मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर क्या है? टॉय एज, ये खिलौनों की आयु कही जाती है ना? और यहाँ पर है, ये देखिए, खेल की अवस्था। वहाँ खिलौनों की आयु पूछे तो सहसावस्था, और खेल की आयु पूछे तो मध्य बाल्यावस्था, है ना? इस अगला पॉइंट देखिए, इस अवस्था में संग्रहण की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। अगला पॉइंट है, इस अवस्था में टोली, दल, समूह की आयु भी कहा जाता है इसे। टोली, दल, समूह ये बनाने लगता है धीमे-धीमे, दोस्त जानने लगता है, ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है। टोली बनाने लगे, दल बनाने लगे, समूह की आयु भी कहा जाता है इसे। इस अगला पॉइंट है, इसे जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवन का अनोखा काल। ये शब्द भी आपको देखने के लिए मिलेगा एग्जाम में, अनोखा काल, यानी कि मध्य बाल्यावस्था को इसे जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। इसमें अगला पॉइंट है, इसमें बच्चा तार्किक चिंतन की अवस्था भी इसे कहा जाता है, मध्य बाल्यावस्था को। ठीक है, तो अगला देखते हैं, किशोरावस्था। अगली अवस्था जो है हमारी, वो है किशोरावस्था। 6 वर्ष से 18 वर्ष तक होती है। ये क्या होती है? 6 वर्ष से 18 वर्ष तक होती है। इसमें क्या होता है? इसमें देख लेते हैं किशोरावस्था में। किशोरावस्था की पहचान किसी व्यक्ति के जीवन में तयशुदा समय की अवधि के बजाय एक दौर के रूप में होती है। मतलब एक शुदा समय की अवधि के बजाय एक दौर के रूप में होती है। किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच जीवन की एक दबावपूर्ण अवधि है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और व्यवहारात्मक बदलाव आते हैं, है ना? अहम विशेषता है ये इसकी। जैसे ये देखिए, शारीरिक किशोरावस्था में क्या होता है? शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और व्यवहारात्मक बदलाव आते हैं। इसमें क्या होता है? शारीरिक विकास में भी बदलाव आता है
है ना? मानसिक विकास में भी बदलाव आएगा, भावनात्मक विकास में भी बदलाव आएगा, सामाजिक विकास में भी बदलाव आएगा और में भी व्यवहारात्मक विकास में भी बदलाव आएगा। इसकी विशेषताएँ देखते हैं, ये देखिए, ये होती है हमारी किशोर अवस्था, जो 6 वर्ष से 18 वर्ष तक चलती है। ये बहुत ही सेंसिटिव एज होती है। ये क्या होती है? बहुत ही सेंसिटिव एज होती है हमारी। आगे देखते हैं, ये है हमारी किशोरावस्था। किशोरावस्था की विशेषताओं के बारे में जानते हैं, क्या है किशोरावस्था की विशेषताएँ? पहला पॉइंट हमारा कह रहा है, इसमें अक्सर परिवार की तुलना में फ्रेंड की राय महत्वपूर्ण होती है। इसमें परिवार की तुलना में किसकी राय महत्वपूर्ण होती है? फ्रेंडों की। ये किशोरावस्था ऐसी अवस्था होती है कि इस एज में अगर बच्चे को आप कोई राय दे रहे हैं या कोई चीज़ मना कर रहे हैं, तो उसके आप सबसे बड़े दुश्मन बन जाएँगे, आप उसके अगर परिवार से हैं। इसमें क्या है, इस एज में क्या है, बच्चा सबसे ज़्यादा अपने दोस्तों की बातें मानता है, क्योंकि वो एक समूह बनाने लगता है ना, समूह बनाता है और उसे सबसे ज़्यादा अपने दोस्त ही पसंद आते हैं। वो जो कहेंगे वो सही है और घरवाले कितने भी कहें, अगर घरवालों ने कह दिया तो वो सबसे बड़े दुश्मन हैं। अगर किसी चीज़ के लिए मना कर दिया, ख़ासकर किसी चीज़ के लिए आपने मना, इसीलिए कहते हैं ना, बच्चों के साथ एकदम फ्रेंडली रहें आप, है ना? मतलब ऐसा ना हो जाए कि बड़े में जब इस एज में बच्चे आएँ तो आप उनके साथ बहुत सख्ती से प्रयोग ना हो, मतलब किसी भी चीज़ को बहुत सख्ती से आप ना रखें अपनी बात को, है ना? बच्चों के साथ ये पहले जानने की कोशिश करें या कि बच्चा समझने की कोशिश कि बच्चा चाह क्या रहा है ना? तो उसे प्यार से समझाएँ, हर चीज़ पे उसे प्यार से, उसके उसके साथ उसके फ्रेंड की तरह व्यवहार करें, है ना? तो ये क्या है, अक्सर परिवार की तुलना में फ्रेंड की राय महत्वपूर्ण होती है। अगला पॉइंट देखते हैं, इसमें जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है। ये शब्द ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पूछा जाता है हर एग्ज़ाम में। जीवन का सबसे कठिन काल कौन-सा होता है? तो किशोरावस्था को कहा जाता है, जीवन का सबसे कठिन काल। यहाँ 2 थिंकर्स की मैं नाम भी लिखे हैं, जैसे किलपैट्रिक ने कहा है, इसका नाम भी पूछ लेता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किलपैट्रिक ने क्या कहा है, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा? किलपैट्रिक ने कहा, कभी-कभी नाम भी पूछ लेता है ना? और स्टेनले हॉल, ये भी इम्पोर्टेंट है, स्टेनले हॉल जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। इन्होंने कहा है किशोरावस्था जो है वो आंधी एवं तूफान और संघर्ष की अवस्था है, ये इन्होंने कहा है। कभी-कभी पूछ लेता है कि आंधी और तूफान संघर्ष की अवस्था को किसने दिया है? तो स्टेनले हॉल ने दिया है। आगे देखिए, समायोजन, इसका पॉइंट कह रहा है समायोजन में कठिनाई होती है, बच्चे को समायोजन करने में कठिनाई होती है, अमूर्त चिंतन करने लगता है। इसमें क्या होता है, बालक अमूर्त चिंतन करने लगता है, वो मतलब बड़ा हो जाता है, मतलब जो चीज़ें नहीं भी हो रही हैं उसमें भी समझ जाएगा, उसका भी चिंतन कर लेगा, है ना? कल्पना एवं दिवा स्वप्न की बहुलता होती है इसमें, ये कल्पना एवं दिवा स्वप्न की बहुलता होती है, बहुत ज़्यादा होता है कल्पना शक्ति इसमें बच्चे के अंदर। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, बसंत काल, इसे बसंत काल कहा जाता है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना? बसंत काल कौन सी एज को कहा जाता है? किशोरावस्था को। टीम एज भी कहते हैं, इसे टीम एज भी कहा जाता है, टीम एज की अवस्था भी कहा जाता है, इसे एज ऑफ ब्यूटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एज ऑफ ब्यूटी भी इसे कहते हैं। एज ऑफ ब्यूटी का मतलब है कि जो इस एज के लोग होते हैं ना, उन्हें सजना संवरना, मतलब अगर लड़कियां हैं तो उन्हें, वो अगर कॉलेज जा रही हैं या कहीं भी जा रही, तो इस एज में क्या होता है, थोड़ा सा मतलब ये लगता है कि हम अच्छे दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, स्कूल जाने से पहले 4 बार, हम भी करते थे, ऐसा नहीं है कि मतलब केवल ज्ञानी बाँट रहे हैं कि नहीं इस एज में ये बच्चे करते हैं, ये बच्चे करते हैं। हमने किया है इसलिए हम बता रहे हैं, हमने हमने भी किया है कि हाँ, हम अच्छे लग रहे हैं, नहीं अच्छे लग रहे हैं, चाहे कोई हमें देख रहा है, मतलब ब्यूटी एज, कहीं अगर एक पिंपल भी निकल आया ना, तो वो बड़ी टेंशन होती थी। अब तो निकल आता है, टेंशन नहीं होती, अब तो कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, निकल आया, पता है ठीक हो जाएगा। लेकिन उस टाइम पे बहुत बहुत टेंशन होती थी और ये चीज़ें लड़कों में भी होती हैं। वो देखते हैं, मतलब मैं अच्छा दिख रहा हूँ, स्मार्ट दिख रहा हूँ, नहीं दिख रहा हूँ, है ना? तो ये चीज़ें होती है, तो इसे एज ऑफ ब्यूटी भी कहते हैं, एज ऑफ ब्यूटी। इसमें बच्चे ब्यूटी का बड़ा ध्यान रखते हैं अपने, कि मतलब हम अच्छे दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, है ना? तो आगे देखते हैं, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, सामाजिक रूप से परिपक्वता का काल भी कहा जाता है इसे। अगला पॉइंट कह रहा है आत्मसम्मान व आत्म-स्वीकृत की अवस्था भी कहा जाता है। इसमें आत्मसम्मान की भावना बहुत होती है। ये जो एज होती है, इसमें बच्चों को गुस्सा भी बहुत ज़्यादा है, बहुत जल्दी कोई भी चीज़ अपनी ईगो पर ले लेते हैं, है ना? तो इसे आत्मसम्मान व आत्म-स्वीकृत की अवस्था भी कहेंगे। इसे उलझन की अवस्था भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? उलझन की अवस्था भी कहते हैं, जिसको हम कहते हैं, कहीं-कहीं एग्ज़ाम में ये शब्द देखने को मिलते हैं, संक्रमण काल। उलझन की अवस्था मतलब संक्रमण काल भी कहा जाता है किशोरावस्था को, है ना? और इसे दलगत
पीर ग्रुप बना लेता है, भक्ति की भावना आती है, यानी कि कोई देश के मतलब किसी भी चीज़ में उन्हें अगर बता दो कि ये देशभक्ति के बारे में किसी भी चीज़ पे, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिव हो जाते हैं। भक्ति की अवस्था मतलब ये चीज़ें होती हैं, इस एज में ये चीज़ें आती हैं कि बहुत ही जल्दी किसी चीज़ पे हम वो हो जाते हैं। तो इसे दलगत भक्ति की अवस्था भी कहते हैं। तो ये तो रहा हमारा किशोरावस्था जो किशोरावस्था ये रहा पूरा हमारा क्या किशोरावस्था जो 6 से 18 वर्ष तक था, है ना? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी? आपको ये अवस्थाएँ जो हैं वो समझ में आई या नहीं आई? अगर आई हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, है ना? तो मिलते हैं आप अगली क्लास के साथ, है ना? तो सभी को राम राम, है ना? बाय बाय, टेक केयर।